नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है शादी के मंडप में हुई ननंद की बेइज्जती। सुनिए जी, पूरे 2 हफ्तों से मैं आपसे बस 2000 रुपए मांग रही हूँ, लेकिन आप हैं कि हर बार टाल जाते हैं। शिवानी ने तवे पर पराठे पलटते हुए कहा, जब भी मैं मांगती हूँ आपको फिजूल खर्ची लगती है। आकाश ने अखबार पढ़ते हुए भौवें चढ़ाई। फिजूल खर्ची ही तो है, हर वक्त किसी न किसी खर्च का रोना लेकर बैठ जाती हो। कभी ये दिला दो, कभी वो दिला दो। गृहस्थी की गाड़ी चलाना आसान नहीं, हर कदम पर समझदारी चाहिए। अरे, फिजूल खर्ची नहीं है, मेरी बड़ी बहन की 50वीं शादी की सालगिरह है। उसके लिए एक छोटा-सा तोहफ़ा लेना चाहती हूँ। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? हमेशा मेरी दीदी मुझे कोई न कोई साड़ी गिफ्ट्स करती है, इस बार मैं देना चाहती हूँ। आकाश ने कंधे उचकाए। तोहफ़ा देने की क्या ज़रूरत है? एक कॉल कर दो, विश कर दो, वही काफ़ी है। अभी वैसे ही खर्चों का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है। मेरे हाथ तंग हैं। शिवानी की आँखों में हल्की नमी उतर आई। इतने में ही मोबाइल की घंटी तेजी से गूंज उठी। आकाश ने स्क्रीन पर नजर डाली, सारिका दीदी। उसने झट से कॉल रिसीव किया। हाँ दीदी। हाँ आकाश, सुन, जरा ध्यान से सुन। मैं अभी अपनी बेटी की शादी की शॉपिंग में बिजी हूँ। उसकी सास भी थोड़ी देर में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में पहुंचने वाली है। समझ रहे हो ना? तो जल्दी से 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अरे दीदी, क्या मजाक है? मजाक नहीं, तेरी भांजी की शादी है, कोई छोटी बात नहीं है। कुछ तो ढंग का गिफ्ट देना ही पड़ेगा तुझे। और ऐसे भी इस समय ऑफर चल रहा है, सस्ते में हो जाएगा। तुम तो कभी खुलकर खर्च करते नहीं हो, बहुत कंजूसी करते हो। इसीलिए मुझे खुद मुंह खोलकर कहना पड़ा। कम से कम एक अच्छा सा सोने का झुमका तो ही ले लूं तुम्हारे साइड से। फिर भावुक लहजे में कहा, अगर पिताजी होते तो मेरी बेटी पर दिल खोल कर सब कुछ लुटा देते। लेकिन खैर, अब हालात जैसे भी हैं, तुम ही सही, बस झुमकों का इंतजाम कर दो। आज भी वो दिन भूल नहीं पाई हूँ, जब 2 साल पहले मेरे बेटे की शादी थी और तुम लोगों ने मेरी बहू को एक ढंग की साड़ी तक नहीं दी थी। वह रुकी नहीं, जैसे दिल का सारा गुबार आज ही निकालना हो। ऊपर से जो पायल मेरी बहू को दी थी ना, इतनी हल्की कि आज तक ससुराल में उसका मजाक बनता है। मेरी बहू ताने कसती है और तुम्हें क्या लगता है मुझे अच्छा लगता होगा अपनी ही मायके की बेइज्जती होते देखना? इसीलिए इस बार मैंने तय कर लिया, मैं खुद ही सब कुछ खरीदूंगी। तुम बस मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए डाल दो। आखिर मेरी बेटी की शादी किसी साधारण घर में नहीं, शहर के ऊंचे खानदान में हो रही है, तो कुछ ढंग का देना भी तो पड़ेगा ना। ये सिर्फ गिफ्ट नहीं है आकाश, अब मेरे मायके की इज्जत का सवाल है। मिठाई, मेरी साड़ियाँ, दामाद के तोहफे, बाकी सब तुम लोग अपने हिसाब से कर लेना। मैं यहाँ बस सोने की झुमकी ले रही हूँ। आकाश के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। अचानक उसने अखबार को झटके से मोड़कर मेज पर पटका और बिना एक शब्द कहे फोन काट दिया। आकाश के फोन काटते ही सारिका का गुस्सा और भड़क उठा। उसने तुरंत अपनी माँ रुक्मणी जी को कॉल मिला दिया। माँ, आपके घर में कोई इज्जत है भी या नहीं? जरा अपने बेटे से कहिए अभी के अभी पैसे भेजे। तक तक मैं गहने पसंद कर रही हूँ। यह सुनते ही रुक्मणी जी कमरे से बाहर निकली, आंखों में आंसू भरकर छाती पीटते हुए बोली, हाय राम, अगर तेरे पिता आज जिंदा होते ना आकाश, तो मुझे ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। वो खुद को बेच देते, लेकिन अपनी बेटी और अपने घर की इज्जत पर आँच नहीं आने देते। माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? इस महीने पहले ही बहुत खर्चे हैं। आपका ऑपरेशन करवाना है, घर का खर्च सँभालना है और उधर शिवानी सिर्फ़ 2000 रुपए माँग रही थी। वो भी मैं मना कर रहा हूँ और आप 2 लाख रुपए की बात कर रही हैं। 2 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती माँ। रुक्मणी जी ने आंसू बहाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना आकाश, चाहे उधार ले चाहे किसी से मांग, जैसे भी हो इंतजाम कर, लेकिन अभी इसी वक्त अपनी बहन के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर। वो वहाँ शोरूम में बैठी है, क्या खाली हाथ लौटेगी? कुछ तो इज्जत रखनी पड़ेगी ना। शिवानी अब तक खुद को रोक रही थी, लेकिन इस बार उसका सब्र टूट गया। उसने गुस्से में कहा, मैं तो बस 2000 रुपये का एक छोटा सा तोहफा अपने दीदी को देना चाहती थी और यहाँ बात सीधे 2 लाख रुपए तक पहुँच गई।
मेरे मायके वालों के लिए पैसे नहीं है और इनके पास, और दीदी का इतना बड़ा रकम। रुक्मणी जी ने तुरंत तीखे लहजे में जवाब दिया, बहू जरा जुबान संभाल कर, तेरी तो हर वक्त कोई न कोई फरमाइश होती ही रहती है। इतना बेफिजूल खर्च करती हो, थोड़ा सा खर्चे पर लगाम करो। शिवानी बोली, माँ जी आप बार बार मुझे फिजूल खर्च करने को कहती हैं, पर मैं ज्यादा खर्च नहीं करती। मैं न तो दीदी की तरह लाखों रुपए पार्लर में उड़ाती हूँ, ना ही हर दूसरे दिन महंगी साड़ियों दिखावे पर पैसा बहाती हूँ। ना मुझे बेवजह घूमने फिरने का शौक है, ना सिनेमा में पैसे खर्च करने की आदत है। मैं तो बस घर की जरूरतों के हिसाब से ही खर्च करती हूँ, न कम न ज्यादा। रुक्मणी जी तंज कसते हुए बोली, तो फिर ये काम वाली क्यों रखी है? उसे हटाओ और खुद काम करो, पैसे बचेंगे। कपड़े भी तू वॉशिंग मशीन में धोती हाथ से धोएगी, बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा। काम वाली रखना माँ जी फिजूल खर्च नहीं है। अगर मेरे पास समय हो तब तो बाकी की जिम्मेदारियां संभालूंगी। आप तो बस अपनी बेटी से चटर-पटर करती हैं, कभी कोई साग-सब्जी तो काटती नहीं हैं। क्या बुढ़ापे में तो मुझसे काम करवाएगी? हे भगवान! हे राम! बस यही दिन देखना बाकी रह गया मुझे। तुम्हारी बड़ी बहन की सालगिरह है, कुछ नहीं दोगी तो क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी तो आकाश की बड़ी बहन है माँ जी, अगर छोटा भाई शादी में गिफ्ट नहीं देगा तो चलेगा। कैसी बातें कर रही हो बहू? समाज के लोग क्या कहेंगे और मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? तो क्या आपकी बेटी के लिए उधार लेकर खुद को मुसीबत में डाल दें? क्या हम अपनी ज़िंदगी दाँव पर लगा दें, सिर्फ़ दिखावे के लिए? आकाश झुँझलाकर बोला, बस करो अब तुम दोनों। रोज़-रोज़ की ये सास-बहू की तकरार देखकर मैं पूरी तरह ऊब चुका हूँ। रुक्मणी जी ने गुस्से में आकाश की तरफ देखा, देख बेटा, अपनी बीवी को साफ-साफ कह दे, मेरे घर के मामलों में दखल देना बंद करे। तो शिवानी ने पलटकर कहा, माँ जी, अगर मैं इस घर का हिस्सा हूँ, तो ये आपका नहीं, हमारा घर है, और जहाँ तक दखल की बात है, आप मेरे मायके के मामलों में दखल न दें तो अच्छा होगा। जितना हमारी चादर है, उतना ही पैर पसारने चाहिए। आकाश ने धीरे से कहा, माँ, मेरे बेटे की पढ़ाई का भी तो आखिरी साल चल रहा है। उसे भी 3 लाख रुपए भेजने हैं, नहीं तो उसे परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। मैं इतना सब एक साथ कैसे करूँगा? पढ़ाई बीच में रुक गई ना, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे 1 लाख रुपए का और इंतजाम करना है। 2 लाख रुपए मैं कर चुका हूँ। देख बेटा, बहन की इज्जत का मान तुझे ही रखना होगा। घर की जिम्मेदारियाँ ऐसे ही निभानी पड़ती है। आकाश ने दोनों हाथ सिर पर रख लिए, जैसे चारों तरफ से दबाव उसे कुचल रहा हो। एक तरफ ऑपरेशन का खर्च, दूसरी तरफ बीबी का गुस्सा, ऊपर से ये सब दिखावा। आखिर मैं इंसान हूँ या नोट छापने की मशीन? उधर सारिका का फोन लगातार बजता ही जा रहा था। पैसे भेजो आकाश, जल्दी करो, मैसेज आ रहा था। आखिरकार आकाश ने फ़ोन उठा लिया। दीदी, अभी आप अपने पैसों से ले लीजिए। मैं बाद में किसी तरह इंतज़ाम करके आपको दे दूँगा। सारिका तुरंत भड़क उठी। क्या मतलब बाद में? अरे लड़की की शादी है, ऐसे मौक़ों पर बाद में नहीं चलता, बहुत खर्च होते हैं। तू समझता क्यों नहीं आकाश? अभी तो मुझे 2 लाख का लहंगा भी खरीदना है, और संगीत के लिए डिज़ाइनर गाउन, और हल्दी के लिए येलो ड्रेस लेना है। बाप रे बाप! न जाने क्या-क्या है। अगर गिनवाने बैठूँगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। और भैया मेकअप का सामान भी लेना है। आजकल तो मेकअप आर्टिस्ट से 50,000 रुपए ले लेते हैं। वह बिना रुके अपनी बात बढ़ाती गई। ऊपर से समधन जी के लिए अलग से गिफ्ट्स लेने होंगे। आखिर लड़की की शादी है, कुछ तो दान दहेज देना पड़ेगा। सब कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए ताकि हमारे घर की इज्जत बनी रहे। इधर आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करे क्या ना करे। अगले ही पल उसने मोबाइल उठाया और कांपते हाथों से अपने बेटे की फीस वाले पैसे, जो उसने बहुत मुश्किल से जोड़े थे, दीदी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए। स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल लिखा आया। यह देखकर शिवानी की आंखों में आग भड़क उठी। वाह आकाश, क्या कमाल किया है आपने! अपनी ही बेटी के भविष्य की बलि चढ़ा दी, सिर्फ अपनी दीदी के दिखावे की भूख मिटाने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपको। जिस बाप को अपने बच्चे का सहारा बनना था, वही उसकी नींव हिला रहा है। कहते वह किचन से निकलकर कमरे में चली गई। शादी खुशी का मौका होता है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी हैसियत से बाहर जाकर सब कुछ करें। ज़रूरत और दिखावे में फ़र्क होता है। आकाश ने नरमी से समझाते हुए कहा, शिवानी तुम बेवजह फ़िक्र मत करो, मैं सब सँभाल लूँगा और ज़रूरत पड़ी तो ऑफ़िस में ओवरटाइम करूँगा। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं दूँगा तो माँ नाराज़ हो जाएगी। एक बार फिर शिवानी को अपने दिल पर पत्थर रखना पड़ा। अपनी छोटी-सी ख्वाहिश, अपनी बहन के लिए लिया जाने वाला वो मामूली सा तोहफ़ा सब उसने चुपचाप दिल में ही दबा दिया। उधर आकाश, वह भी अंदर से टूटा हुआ था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। उसने इधर-उधर हाथ-पैर मारे, दोस्तों से कुछ रुपए उधार लिया, कुछ बचत सेविंग तोड़ी और शिवानी के थोड़े गहने गिरवी रखे। आखिरकार अपनी बेटी की फीस जमा कर दी। इधर शिवानी ने केक बनाया और अपनी बहन की सालगिरह पर वही प्यार भरा तोहफा दे दिया। उधर मुंबई में शादी का माहौल पूरी रौनक पर था। रोशनी, झालरें, सजावट सब कुछ भव्य। जैसे ही आकाश और शिवानी वहां पहुंचे, तो सारिका उन्हें कमरे में ले गई और उनको उनका सामान खोलकर चेक करने लगी। तो शिवानी बोली, दीदी आप ही मेरी अटैची की छानबीन क्यों कर रही हैं? अरे! तो क्या करूँ? मैं बस देख रही हूँ कि बाकी के फल, मिठाइयाँ, साड़ियाँ वग़ैरह सब लाए हो ना? या फिर कुछ भूल तो नहीं गए? आखिर मेरे ससुराल में इज़्ज़त का सवाल है। जैसे ही सारिका की मेड नाश्ता लेकर आई, तो सारिका ने कहा, नाश्ता-वाश्ता, खाना वग़ैरह तो होता रहेगा भैया, लेकिन पहले आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। सारिका ने मुस्कुराते हुए मगर इशारों से बात शुरू की। भैया देखो, ढोल ताशा वालों का खर्च, मेहंदी बाजा, मंडप की रस्में, ये सब तो लड़की के मामा को ही देखना पड़ता है, निभाना पड़ता है। पुरानी परंपरा है, आप समझ रहे हो ना? कम से कम 1000 रुपए के नोट नछावर करना, 10-20 का भूल से भी मत देना, नहीं तो मेरी बेइज्जती होगी। आकाश ने चुपचाप सिर हिला दिया और खर्चों की एक नई सूची उसके सामने खुलती चली गई। फिर सारिका ने बात को और मोड़ दिया, और भैया मेरे लिए जो साड़ी लाए हो वो अच्छी वाली ही होगी, मैं वही पहनकर पूजा में बैठूंगी। आखिर मौके के हिसाब से तो होना चाहिए ना सब कुछ। एक 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 करके हर रस्म के नाम पर पैसे निकलवाए जाते रहे। आकाश और शिवानी बस देखते रहे, बिना कुछ कहे। फिर सारिका ने अपनी माँ की तरफ रुख किया। माँ, आप तो नानी हो, कन्यादान के समय आपको भी कुछ अच्छा देना पड़ेगा। वो झुमके तो मामा मामी का गिफ्ट हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, बेटी तू चिंता मत कर, मैं अपना एक पुराना सोने का अंगूठी लाई हूँ, वही पहना दूंगी। सारिका ने मुस्कुराते हुए मगर तंज के साथ कहा, अरे माँ अंगूठी, आपको तो कंगन देना चाहिए था, आपके पास तो है ना। खैर अंगूठी से ही काम चला लेंगे, मैं इतनी बुरी बेटी नहीं हूँ कि आपको ज्यादा तंग करूँ। शिवानी अपनी ननद के लालच की हद देखकर स्तब्ध रह गई। खुद के पास इतना सब कुछ होते हुए भी नज़र दूसरों की जेब पर ही क्यों रहती है? यह सवाल उसके मन में बार-बार उठ रहा था। उसके भीतर गुस्से की आग धधक रही थी। हर मांग, हर दिखावा उसे चुभ रहा था। लेकिन समाज, रिश्तेदारी और इज्जत के नाम पर उसने अपने शब्दों को होठों तक आने नहीं दिया। वह चुप रही। उधर आकाश, वह भी सब समझ रहा था, सब देख रहा था, लेकिन सारिका दीदी जो कहती और बिना सवाल के चुपचाप मान लेता, अपनी माँ के खातिर। सारिका की ये पुरानी आदत थी, हर मौके पर दूसरे से तोहफे लेने में सबसे आगे रहना, लेकिन जब देने की बारी आती, तो उसके पास बहानों की पूरी पोटली तैयार रहती। कभी कहती अभी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, तो कभी मुस्कुराकर टाल देती, अरे अगली बार कुछ अच्छा सा दूंगी, और वो अगली बार कभी आता ही नहीं था। लोगों के सामने बड़े बड़े शब्द, ऊंची ऊंची बातें, लेकिन असल में देने के नाम पर हमेशा एक कदम पीछे। सारिका ने अपनी बेटी की शादी को एक भव्य और आलीशान तरीके से किया। हर मांग, हर गिफ्ट कहीं न कहीं आकाश और उसके परिवार पर ही भारी पड़ रहा था। शादी के बाद शिवानी और आकाश जब अपने घर लौटे, तो माहौल पहले जैसा नहीं था। शिवानी के अंदर बदले की ज्वाला जल रही थी। सारिका दीदी को तो सबक सिखाकर ही दम लूंगी, बहुत मनमानी कर चुकी हैं अब तक। वह बस सही समय का इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे वक्त बदला। आकाश के बेटे ने मेहनत की, पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी हासिल कर ली। घर की आर्थिक स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर हो गई।
अब शिवानी निश्चिंत होकर अपने शौक पूरे करने लगी थी। उसकी छोटी-बड़ी इच्छाएँ अब अधूरी नहीं रह जाती थीं। आर्थिक तंगी के दिन पीछे छूट चुके थे। उधर सारिका ने अपनी बेटी की शादी तो बड़े खानदान में कर दी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे। ऊंचा मकान, फीका पकवान, दिखावा बहुत था, पर अंदर से सब बिखरा हुआ। उसकी बेटी के ससुराल वालों की मांगे कभी खत्म ही नहीं होती थी। कभी महंगे गिफ्ट्स, कभी गाड़ी, तो कभी तीज त्योहार के नाम पर बहाने से पैसे ऐड थे। सारिका इन लगातार मांगों से तंग आ चुकी थी, लेकिन बेटी की खुशी और समाज के डर से हर बार झुक जाती थी। इधर घर के अंदर भी सब ठीक नहीं था। सारिका का बेटा और बहू सास की फिजूल खर्ची और दहेज जैसी सोच से परेशान होकर अलग हो गए। उन्होंने अपना अलग बिजनेस शुरू कर लिया और धीरे-धीरे सारिका से नाता भी लगभग तोड़ लिया। उधर सारिका का पुराना कारोबार भी लड़खड़ाने लगा। इतने सालों की मेहनत धीरे-धीरे मिट्टी में मिल गई। उसका पति उम्र के इस पड़ाव पर बिजनेस संभाल नहीं पा रहा था, क्योंकि अब वह अलग उसका बेटा अलग हो चुका था। अब हालत यह हो गई थी कि एक तरफ घर टूट रहा था, दूसरी तरफ पैसे खत्म हो रहे थे और ऊपर से बेटी के ससुराल वालों की मांगे अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। जिसने कभी दूसरों से नेक के नाम पर लिया था, आज वही जिंदगी से हिसाब चुकता कर रही थी। एक साल बाद शिवानी के बेटे जय ने शादी का फैसला किया। उसने उसे अपने साथ कंपनी में काम करने वाली एक लड़की पसंद आ गई। शिवानी और सागर को भी लड़की बहू के रूप में पसंद आ गई और दोनों की शादी तय कर दी गई। फिर क्या था, शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सारिका भी अपने पति और बेटी के साथ आई थी। बाहर से वह मुस्कुराती हुई खुश दिखने की कोशिश कर रही थी, जैसे सब कुछ ठीक है, पर अंदर क्या हाल था वह अच्छी तरह से जानती थी। शादी बहुत धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के बाद नई नवेली दुल्हन जब ससुराल की दहलीज पर पहुंची तो हर ओर खुशियों की रौनक छा गई। सभी रीति रिवाज बड़े आदर और उल्लास के साथ निभाए गए। फिर बारी आई उस खास रस्म की। मुंह दिखाई, घर आंगन में चहल पहल बढ़ गई। औरतों की मीठी हंसी गुजने लगी। एक-एक कर सब दुल्हन का घूंघट उठाते, उसे निहारते और प्यार से आशीर्वाद देते। कोई स्नेह से उसके हाथों में कंगन पहनाता, किसी ने पायल भेंट किया, किसी ने झुमके दिए। सारिका बोली, भाभी, तुम्हारे घर बहू आई है, इकलौते बेटे की शादी है, बड़े घराने में रिश्ता जुड़ा है, कुछ तो अच्छा नेक तो बनता है ना। आखिर मैं बुआ हूँ, मेरे भतीजी की शादी है तो मेरा हक तो बनता ही है कुछ खास नेक का। शिवानी चुप नहीं रही, पलट कर जवाब दिया, दीदी, आपको तो मिलेगा ही, लेकिन पहले आप बताइए मेरी बहू के लिए आप क्या खास तोहफा लाई हैं? सबके सामने दिखाइए ना। सारिका का चेहरा एक पल के लिए सफेद पड़ गया। वह हड़बड़ा कर बोली, अरे भाभी, मैं तो भूल गई, बहुत अच्छा सोने के झुमके पर्स में रखा था, लेकिन पर्स घर में छूट गया। बस यह एक साड़ी ही लाई हूँ। शिवानी ने पलट कर कहा, दीदी, आप हर बार कुछ न कुछ भूल जाती हैं। कभी देना भूल जाती हैं, कभी लाना भूल जाती हैं। फिर शिवानी ने हल्के व्यंग के साथ कहा, पहले अपने देने का हिसाब तो दिखाइए, फिर दूसरों से मांगिएगा। सारिका की माँ रुक्मणी जी तिलमिला गई। अरे बहू, ये क्या तरीका है बड़ी ननंद से बात करने का? घर की बेटियों से भला कोई तोहफा लेता है? बेटे की शादी हुई है, तुम्हें तो दिल खोल कर नेक देना चाहिए। तभी रुक्मणी जी आगे आए। उन्होंने अपनी पुरानी सोने की चूड़ियां निकालते हुए कहा, लो, मेरी तरफ से मेरी बेटी को यह कंगन दे दो। शिवानी ने तुरंत सासू माँ के हाथ से कंगन झपट लिया और सारिका की तरफ देखकर बोली, दीदी, अगर आप मेरी बहू को अच्छा तोहफा देंगी तभी मैं आपको सम्मान से नेक दूंगी, वरना सिर्फ मांगने का दौर खत्म हो गया है। और यह साड़ी, शिवानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसे उंगलियों से छूते हुए कहा, ऐसी साड़ी जिसे एक बार धोते ही रंग उड़ जाए। क्या सच में आप चाहती हैं कि मैं अपनी बहू को ये पहनाऊं? मेरी बहू के स्टैंडर्ड के हिसाब से गिफ्ट देना चाहिए था ना। वह एक पल को रुकी, फिर सीधी नजरें डालकर बोली, जरा वो दिन याद कीजिए दीदी, जब आपकी बेटी की शादी थी, तब आपने कितनी बेफिक्री से 2 लाख रुपए मेरे पति से कहकर अपने अकाउंट में डलवा लिए थे। और अब जब जब देने की बारी आई तो कदम पीछे क्यों खिसक रहे हैं? भाभी कहती हैं ना आप मुझे, तो क्या आपने कभी मेरी हालत समझने की कोशिश की? मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रही, बस याद दिला रही हूँ। फिर उसकी आंखों में दबा हुआ दर्द
साफ झलकने लगा। मैंने अपने गहने गिरवी रखे थे, तब जाकर अपने बेटी की पढ़ाई पूरी करवाई और आपकी हर माँग भी पूरी की थी। उस वक़्त आपको हमारी मजबूरी दिखाई नहीं दी या देखना ही नहीं चाहा। हर बार बेटियाँ मायके सिर्फ़ लेने नहीं आती दीदी, कभी-कभी रिश्तों को निभाने के लिए देना भी पड़ता है। उसने धीरे से साड़ी वापस रखते हुए कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, आपको सच्चाई का आईना ज़रूर दिखाऊँगी, ताकि अगली बार आप किसी के दिल पर बोझ रखने से पहले उसके हालात भी समझ सकें। दीदी, आज तक आपने रिश्तों को नेक और मांग के तराजू में तौला है, लेकिन याद रखिए हर तराजू एक दिन उल्टा भी पड़ता है। जिस दिन आपकी बेटी की शादी थी, उस दिन आपने हमें हमारी औकात याद दिलाई थी। सारिका कुछ बोलने ही वाली थी कि शिवानी ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं दीदी, आज आप नहीं, आज मैं बोलूँगी। क्योंकि आज तक मैंने चुप रहकर सिर्फ रिश्ते बचाए हैं, लेकिन अब चुप रहना खुद के साथ नाइंसाफ़ी होगा। आपकी हर माँग पूरी करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोट दिया। रक्षाबंधन हो, त्योहार हो या कोई भी मौका, हर बार अपनी खुशियों को किनारे रखकर आपको प्राथमिकता दी। मैंने हमेशा यही सोचा कि रिश्ते तोहफ़ों से नहीं, अपनापन और स्नेह से बनते हैं, लेकिन आज समझ आया कि हर किसी को उस प्यार की कद्र नहीं होती। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, लेन-देन से नहीं। लेकिन जहाँ सम्मान ही ना हो, वहाँ प्यार भी टिक नहीं पाता। इसीलिए अब मैं अपनी खुशियों की बलि नहीं दूँगी। आज से हिसाब बराबर। ना हम किसी से बेवजह लेंगे, ना किसी को अपनी मजबूरी का फ़ायदा उठाने देंगे। रिश्ते निभाने हैं, तो बराबरी से निभाइए, वरना दूरी ही ठीक है। रुक्मणी जी भी अपनी बहू के आगे कुछ बोल न सकी और आकाश तो सोच रहा था आज पहली बार उसकी पत्नी ने सच कहा जो वह इतने सालों से बोलने की हिम्मत न कर सका। उस दिन के बाद सारिका ने कभी किसी से बेवजह कुछ नहीं मांगा। वह समझ चुकी थी कि रिश्ते नेक से नहीं, प्यार और अपनेपन से चलते हैं। उसने भी अब अपनी बेटी के ससुराल के अनुचित और अनावश्यक मांगों को पूरा करना बंद कर दिया। अब वह केवल वही देती थी जो वास्तव में आवश्यक और उचित होता है। दोस्तों, जो लोग सिर्फ लेने की सोचते हैं, समय उन्हें सच्चाई का आईना ज़रूर दिखा ही देता है। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।